नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल खबरनामा। मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल प्रदेश में फिलहाल लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाने जैसी स्थिति नहीं। शिमला के रिज मैदान पर आयोजित स्वच्छ शिमला कार्यक्रम की शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने की अध्यक्षता। बेरोजगार कलाध्यापकों ने बोला, विधानसभा के बाहर हल्ला। कलाध्यापकों के खाली पड़े 1500 पद भरने की सरकार से की मांग। जिला शिमला के रोहडू उपमंडल में पेश आए कार हादसे में 2 युवकों की मौत। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। बजट सत्र के 12वें दिन विपक्ष ने जल शक्ति विभाग में बजट और भर्ती में असंतुलन पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और डलहौजी से कांग्रेस की विधायक आशा कुमारी ने बजट आवंटन और भर्तियों में असंतुलन पर सवाल उठाया। सरकार पर आरोप लगाया कि सिर्फ 2 हलकों में आधा बजट खर्च किया जा रहा है। वहीं जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष बेवजह मामले को तूल दे रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में एक समान विकास कर रही है और सभी हलकों की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के 12वें दिन विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई पर कटौती प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष और डलहौजी से कांग्रेस की विधायक आशा कुमारी ने बजट आवंटन और भर्तियों में असंतुलन पर सवाल उठाए। भाजपा विधायक रमेश धवाला के एक सवाल के जवाब के बहाने सरकार पर आरोप लगाया कि सिर्फ 2 हलकों में आधा बजट खर्च किया जा रहा है, बाकी के 66 हलकों में जवाब देना मुश्किल हो रहा है। अग्निहोत्री ने सदन में सरकार से जल जीवन मिशन और अन्य योजनाओं के लिए बजट के बंटवारे पर श्वेत पत्र लाने की बात कही। अग्निहोत्री ने कहा कि 2-3 हलकों में ही बजट बांट दिया गया है। आज कटौती प्रस्ताव लाया था सिंचाई एवं पेयजल के मसले पे, और जो उसका जो हम डिटेल चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सरकार इस पे श्वेत पत्र जारी करे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो और डिटेल आ सके। क्योंकि सबसे पहली बात तो है कि जल जीवन मिशन एक मामला है। जल जीवन मिशन के तहत जो है सरकार ने हजारों करोड़ रुपए के टेंडर किए हैं, हजारों करोड़ के टेंडर, और सरकार के पास पैसा नहीं आया। ना तो राज्य ने पैसा दिया, ना ही केंद्र से पैसा आया। और आज जो मंत्री जी ने डिटेल दी है और उन्होंने कहा कि हमें 222 करोड़ रुपया एक आया जो पिछले साल का था, 326 करोड़ रुपया दूसरा आया एक साल का, और एक उन्होंने कहा इंसेंटिव मिला 58 करोड़ का। तो कुल पैसा ले दे के इसको आप टोटल कर लें तो ये आपको 600 करोड़ के आसपास जो है ये पैसा आया है। लेकिन टेंडर तो आपने कर दिया है जो है 5000 करोड़ के। आप बाकी का ये जो आपने टेंडर पूरे प्रदेश में कर दिए तुगलक की फरमान जारी करके है कि टेंडर लगाओ। और ठीक है, अगर केंद्र सरकार ने कोई योजना जारी की है, लेकिन उसमें आपको ये तो देखना कि आपके पास रिसोर्सेज क्या है। 10% आपको देना, 90% सेंटर को देना है। सेंटर आपने ये कह दिया कि हमने सेंटर से 1100 करोड़ मांगा और हमें 663 करोड़ की लायबिलिटी खड़ी हो गई। लायबिलिटी के बारे में मंत्री जी छुपा रहे हैं। ये 663 करोड़ नहीं है, ये बहुत बड़ी लायबिलिटी है। अगर जो हम अंत तक उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आपने टेंडर कितने के किए, आपने 1100 करोड़ तो मांगा, लेकिन आपने टेंडर कितने के किए। टेंडर जो है आपने पहली दफा जो है 250 करोड़ रुपए की आपने फर्स्ट शेल्फ अप्रूव किया, जिसमें आपने फाइनेंशियल सैंक्शन भी साथ ही दे दी। 250 करोड़ तो आपने पहले में दे दिया। दूसरे में फिर आपने जो है
दूसरा और तीसरा शेल्फ फिर आपने अप्रूव किया। तो उस जिसमें आपने कहा कि इसमें हम ये नहीं बताएंगे, आपने डिपार्टमेंट को कह दिया कि आप स्कीम अप्रूव करेंगे, टोटलिटी में नहीं बताएंगे कि कितने का ये शेल्फ अप्रूव हुआ। स्कीम वाइज लोकल लेवल पे वो दे दिया। तो आपने 3 शेल्फ अप्रूव किए, 250 करोड़ का 2700 करोड़ का पहला शेल्फ था, और उसको ऐड कर लें तो 5000 करोड़ के आसपास बैठेगा। इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुकेश अग्निहोत्री को टोकते हुए कहा कि बार बार ऐसी गलत बयानबाजी करना सही नहीं है। इसके बाद कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने भी सरकार पर बजट आवंटन में भेदभाव के आरोप लगाए। वहीं जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष की मांग गैर जरूरी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति मंत्रालय बेहतर ढंग से कार्य कर रहा है। देश भर में जल शक्ति मंत्रालय ने हर घर को शुद्ध पेयजल योजना से जोड़ने में सफलतापूर्वक कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र से मिले पैसों का सही उपयोग हुआ है। विपक्ष इस मामले को बेवजह तूल दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए कार्य कर रही है और हर विधानसभा क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल सुविधाओं की मांग और आवश्यकता के अनुसार कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में एक समान विकास कार्य कर रही है। विपक्ष की ये जो मांग है गैर जरूरी है, अनावश्यक रूप से है, जिसका कोई आधार नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति मंत्रालय बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहा है। पूरे देश भर में जल शक्ति मंत्रालय ने जहां हर घर को शुद्ध पेयजल की योजना को आगे बढ़ाने में जो चौथा फेज है उसको सफलतापूर्वक पूरा करने की दृष्टि से जो इंसेंटिव लेने की बात है उस स्टेज तक पहुंचा है, और जो पैसा केंद्र से दिया गया तो उस पैसे को यूटिलाइज भी किया। और उस तरह से मैं यही कहूँगा कि अनावश्यक रूप से एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ मंत्री के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ इस प्रकार के माहौल खड़ा किया जाए ताकि बाकी विधायकों में नाराजगी हो, हार्ट बर्निंग हो। इस तरह की कोशिश की जा रही है। आप जाइए हमारे विधानसभा क्षेत्र में और देखिए, जहां जिस चीज़ की ज़रूरत वो वहां पर हम कर रहे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में अगर पेयजल योजना की और सिंचाई की ज़रूरत है तो वहां पर होनी चाहिए। दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जहां पेयजल की योजना की ज़रूरत है, सिंचाई योजना की ज़रूरत है, तो वहाँ पर हम वो भी कर रहे हैं, वहाँ पर भी कर रहे हैं। जिस विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की ज़रूरत है वहाँ पर सड़कें बना रहे हैं। जिस विधानसभा क्षेत्र में हेल्थ इंस्टीट्यूशन कम है वहाँ पर हेल्थ इंस्टीट्यूशन दे रहे हैं। जहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है वहाँ एजुकेशन दे रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दे रहे हैं। यानी कि पूरे प्रदेश में समग्र विकास हो, किस विधानसभा क्षेत्र की रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके बाद नॉर्म्स जो हमारे हैं स्कीम्स के, उसके मुताबिक जिस योजना के अंतर्गत उस विधानसभा क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं वो काम करने की कोशिश करते हैं। और हर एक विधानसभा क्षेत्र की समस्या एक जैसी नहीं होती है, तो इसलिए बड़ा स्पष्ट मैं कह रहा हूँ कि उनको ये गलत फहमी है कि ज़्यादा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सब जगह विकास समान होता है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के मामलों का ग्राफ फिर से बढ़ रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की है। हालांकि उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाने जैसी स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार कोविड-19 केसेस की मॉनिटरिंग कर रही है और जिन क्षेत्रों में मामले अधिक आए हैं वहां पर कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में मामले बढ़ रहे हैं, इस स्थिति में सभी को और अधिक एहतियात और सावधानी बरतनी बेहद आवश्यक है। वहीं अगर जरूरत पड़ती है तो सरकार बंदिशें लगाने में भी परहेज नहीं करेगी। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ सभी मुख्यमंत्री की होने वाली है। स्वाभाविक रूप से कुछ विषयों को लेकर के वहाँ पर चर्चा होगी और चर्चा करने के बाद हम निर्णय भी लेंगे। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में भी हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि मामलों में बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमको तुरंत कोई ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता कि हम कर्फ्यू लगा दें, हम लॉकडाउन की घोषणा कर दें, हम जो है वो कोई सख्त कदम इंस्टीट्यूशन बंद करने शुरू कर दिए। हमने कहा कि कंटेनमेंट जोन बनाने चाहिए। फिलहाल जहाँ ज़्यादा नंबर निकल रहा है उस एरिया को कंटेनमेंट जोन, और उसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इफेक्टिवली की जाए, प्रभावी ढंग से की जाए, ताकि वहाँ के जो संक्रमण के मामले और ज़्यादा न बढ़ सके। लेकिन उसके बावजूद भी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस से जो हमारी चर्चा होगी उसमें हम पूरी बात को सुनेंगे
और उसके बाद हम विचार करेंगे हिमाचल के लिए क्या करना आवश्यक है, लेकिन कुछ एहतियात और सावधानी और ज़्यादा अधिक करने की आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में जाइका परियोजना के अंतर्गत वानिका और अन्य गतिविधियों तक पहुंच स्थापित करने के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जाइका परियोजना की वेबसाइट JICA-HPForestryProject.com का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने कहा कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य परियोजना क्षेत्र में पर्यावरणीय और सतत सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान करते हुए वन क्षेत्र पारिस्थितिकीय तंत्र में वृद्धि और प्रबंधन करना है। यह परियोजना जैव विविधता और जल स्रोतों के संरक्षण, भू क्षरण को रोकने और स्थानीय समुदाय को स्थायी वैकल्पिक आजीविका स्थापित करने के लिए आवश्यक समर्थन के साथ पारिस्थितिकीय तंत्र में सुधार की दिशा में सहयोग कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 800 करोड़ रुपए की यह परियोजना राज्य के 6 जिलों बिलासपुर, शिमला, मंडी, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत 7 वन वृत्त, 18 वन मंडल, 61 वन रेंज और 400 ग्राम वन विकास समितियां, 60 जैव विविधता प्रबंधन उप समितियां, 920 स्वयं सहायता समूह और सामान्य हितधारक समूह शामिल है। यह परियोजना मार्च 2028 में पूरी हो जाएगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने का मामला संवेदनशील है। इसे लेकर सावधानियां बरतने की जरूरत है। मामला अभी चर्चा में है। शिक्षा मंत्री से जब पूछा गया कि क्या बजट सत्र के दौरान कानून बनने की उम्मीद है, तो उन्होंने कहा कि इस सत्र में कानून बनने की उम्मीद रख सकते हैं। अभी कंसल्टेशन का दौर जारी है। सरकार इसे लेकर जल्दबाजी में नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में अभिभावकों की फीस से जुड़ी समस्याएं सामने आई हैं। इसके चलते ही कानून बनाने के विचार पर काम शुरू किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार अभिभावकों को यह आश्वासन देती है कि निजी स्कूलों की मनमानी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और फिर भी कोई मनमानी करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही बरती जाएगी। देखिए, उम्मीद तो हम रख सकते हैं और मैंने कहा कि अभी हम इसलिए कि जो कंसल्टेशन वाला दौर है वो हमारा चल रहा है, क्योंकि हम ना कोई बहुत जल्दबाजी के चक्कर में जिसको जो भी काम करना वो काम ठीक करना है, तो इसलिए कि अभी देखेंगे। और अभिभावकों की जो बातें हैं वो कोरोना काल में सबके ध्यान में आई है और उसी के दृष्टिगत जो है इस विचार पर हम पहुँचे हैं कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन अब इस पर विस्तृत चर्चा करके जो उसके उपरांत जो है निर्णय करेंगे। मनमानी पर हमने नियंत्रण किया भी और मनमानी कहीं पर भी अगर हो रही तो उस पर अभी भी कार्रवाई हम कर रहे हैं। शिमला नगर निगम के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र को सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने में सभी शहरवासियों का सहयोग बेहद आवश्यक है। यह बात शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित स्वच्छ शिमला कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कही। टेट्रा पैक कंपनी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सुरेश भारद्वाज ने कहा कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शिमला शहर को आवासीय सुविधाओं के मद्देनजर पहले पायदान पर आंका गया है। उन्होंने कहा कि इस शहर को प्रथम आने के कारण यहाँ बड़े बड़े उद्यमियों का आना आरंभ हुआ है। इस दृष्टि से टेट्रा पैक उद्यम द्वारा व्यवसायिक सामाजिक दायित्व के तहत 20 गार्डन बेंच, 10 कूड़ेदान और उच्चतम माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला के बच्चों को बैठने की सुविधा के लिए 20 डेस्क भी दान में दिए गए हैं। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर टेट्रा पैक कंपनी द्वारा आयोजित स्वच्छ शिमला कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला शहर में सैलानियों का आना अधिक मात्रा में है, जिस कारणवश कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में शिमला शहर में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन पर नगर निगम द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगर निगम शिमला नवीनतम तकनीकों द्वारा ठोस कचरे को रिसाइकल करने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि स्थानीय निवासियों को ठोस कचरे की समस्या से निजात मिल सके। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान पूरे प्रदेश की महिलाओं का मास्क बनाने में योगदान रहा है और पीपी किट को हमारे देश द्वारा स्वयं निर्माण करके एक आदर्श मिसाल साबित की है और पीपी किट का निर्यात अनेक देशों को किया जा रहा है। देश ने 11 माह के अंतराल में कोरोना वैक्सीन का निर्माण करके विश्व मानचित्र में अपना परचम लहराया है। उन्होंने शिमला शहर के लोगों से आह्वान किया कि वे स्वच्छता के महत्व को समझें और स्वच्छता की दृष्टि से शिमला शहर को प्रथम पायदान में लाने के लिए अपना भरपूर सहयोग दें ताकि हम शिमला शहर को स्वच्छता की दृष्टि से भारतवर्ष में प्रथम स्थान दिला सकें। शिमला नगर निगम को टेट्रा पैक द्वारा जो हमारे बाज़ारों में शहर में विभिन्न स्थानों पर बेंच लगते हैं वो बेंच प्रोवाइड किए गए हैं, डस्टबिन प्रोवाइड किए गए हैं और स्कूल के क्लासरूम के लिए जो है वो डेस्क
जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। मैं शिमला की समस्त जनता की ओर से टेट्रा पैक के जो आज रिप्रेजेंटेटिव हैं श्री जयदीप गोखले जी और इनके सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और साथ ही अमित चौहान जी जो है वो जिनके सहयोग से जो है ये कार्यक्रम और डोनेशन हुई है, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। किए गए सर्वे के आधार पर इस वर्ष जो है वो सबसे ज़्यादा लिवेबल शहर के रूप में प्रथम स्थान पर जो है वो परिणाम में घोषित किया गया है। बड़ी आबादी वाले शहरों में बेंगलुरु और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला, एक साउथ में है, एक नॉर्थ में है। और शिमला के लिए महत्वपूर्ण ये है कि 2018 में हुए सर्वेक्षण में ये 92 नंबर पर था और अब 1 नंबर पर आया है। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि आपने देखा होगा कि शिमला को सफाई की दृष्टि से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा जो है वो गाड़ियां डोनेट की गई। इसी प्रकार से एक जो है वो सीड्स जो है वो कंपनी है जो एनवायरनमेंट में काम करती है, उन्होंने लगभग 11 लाख रुपए की लागत से जो है वो शिमला को हैवी ड्यूटी ग्लव्स हैं, मास्क हैं, आपके स्प्रेयर्स हैं, ऐसे जो हैं वो मटेरियल प्रोवाइड किया। और आज टेट्रा पैक द्वारा जो है वो ये मटेरियल दिया गया है। इसका डबल जो है वो लाभ है कि ये रिसाइकल्ड चीज़ों से बना हुआ है। इनका जो टेट्रा पैक का मटेरियल है जो फ्रूटी में का है, आपके फ्रूट जो होते हैं रियल है या बाकी चीज़ें हैं वो रिसाइकल हो सकता है। और 18 मार्च जो है वो इंटरनेशनल रिसाइकलिंग डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो उसी उपलक्ष्य में जो है इस कार्यक्रम का भी आयोजन किया है। वैसे भी कूड़ा जो है वो सूखा गीला अलग अलग जो है लिया जाता है, लेकिन कुछ वार्डों में जो है अभी तक ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसको सुदृढ़ किया जाए, सभी वार्डों में जो है वो सूखा अलग से लिया जाए, गीला अलग से लिया जाए, हैजार्डस है वो अलग से लिया जाए। इसकी जो है वो प्रॉपर व्यवस्था अगर हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा लिवेबल सिटी के रूप में ही नहीं, हम सबसे ज़्यादा जो है स्वच्छ शहर के रूप में भी जो है वो टॉप कर सकते हैं। लेकिन अभी हमको इसके लिए जो है थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। 17 मार्च से 23 मार्च तक बिलासपुर में आयोजित होने जा रहे स्वर्णिम राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले को लेकर जिला प्रशासन ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा व यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। शहर के गुरुद्वारा चौक से मेले स्थल को जाने वाले रास्ते को वन वे करने का प्लान तैयार किया गया है। इसके साथ ही मेला स्थल को 5 सेक्टर में विभाजित किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए योजनाबद्ध तरीके से सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। वहीं कोविड नियमों का बखूबी पालन हो यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। मेला स्थल में 2 सेक्टर व सांस्कृतिक संध्याओं के लिए अलग सेक्टर बनाया गया है। इन सेक्टरों में सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वहीं यह रूल्स 17 मार्च से लागू हो जाएंगे। इसके साथ ही 23 मार्च तक यह रूल्स पूरी तरह से लागू रहेंगे। व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा कुल मिलाकर 3 पार्किंग एरिया बनाए गए हैं, जिनमें एक पार्किंग राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, दूसरी लुहणु क्रिकेट मैदान व तीसरी प्रशासनिक व वीवीआईपी मूवमेंट के लिए वाटर कॉम्प्लेक्स में बनाई गई है। इसी के साथ ही इन पार्किंग एरिया में ट्रैफिक विंग के कर्मचारी तैनात रहेंगे। उन्होंने बताया कि मेला स्थल सहित शहर की पूरी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 220 पुलिस व होमगार्ड जवानों की तैनाती की जा रही है, जिनमें 90 होमगार्ड, 70 बिलासपुर पुलिस व 60 बटालियन के पुलिस कर्मचारी बुलाए गए हैं। इसके साथ मेला स्थल पर पुलिस विभाग का एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जहां हर गतिविधि के अधिकारियों के पास जानकारी होगी। उन्होंने बताया कि मेले में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए योजनाबद्ध तरीके से सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। चारों तौर से करने के लिए हमने टोटल 5 सेक्टर बनाए हैं। 3 जहाँ मेला होता है उसी क्षेत्र में 3 सेक्टर बने। चौथा सेक्टर रहेगा हमारा ट्रैफिक का, और जो 5वां सेक्टर है जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है रात के और शाम के समय,
वो 5वां सेक्टर रहेगा। यातायात व्यवस्था के लिए हमने 1 वे ट्रैफिक सिस्टम लागू कर दिया है, जो कल जैसे ही मेले का शुरुआत होती है शुरू हो जाएगा और 23 तक रहेगा। इसमें एक तरफ से गाड़ियां जाएंगी गुरुद्वारा रोड जो है उसके बाईं ओर से, और लूनू ग्राउंड की तरफ जिसने जाना उधर से जाएगा, और वापसी जो है दूसरी तरफ से होगी। और हमने इस बार एक नई जो हमने व्यवस्था बनाई है, काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें कोई समस्या होती है शारीरिक तौर पे, वो दूर पार्किंग हो तो वहाँ मेले तक पहुँचने में दिक्कत रहती है, तो हमने एक इंडोर स्टेडियम वहाँ पर जगह चिन्हित की है। 3-4 स्थान है मेले स्थल के पास है, वो वहाँ पर भी पार्किंग की व्यवस्था है। बॉयज़ स्कूल के साथ वहाँ पर एक ग्राउंड है बॉयज़ स्कूल के साथ, उधर पार्किंग की गई है। और तीसरी पार्किंग जो है वो रखी गई है जिन्हें परमिशन दी जाएगी, या कोई इमरजेंसी सर्विस होगी, या जो मेले से संबंधित कर्मचारी होंगे उनकी गाड़ियाँ जाएंगी लूनू ग्राउंड तक। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार कला अध्यापकों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बेरोजगार कला अध्यापक संघ ने शिमला विधानसभा का घेराव कर कला अध्यापकों के प्रदेश में खाली पड़े 1500 से अधिक पदों को भरने की मांग की है। साथ ही भर्ती न करने पर भूख हड़ताल और अनशन की चेतावनी भी सरकार को दी है। बेरोजगार कला अध्यापक संघ के अध्यक्ष मुकेश भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पिछले 3 साल से भाजपा सरकार प्रदेश में कला अध्यापकों की भर्ती नहीं कर रही है। इस बार भी बजट में कला अध्यापकों के पदों को भरने को लेकर सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है। प्रदेश में लगभग 5000 बेरोजगार कला अध्यापक हैं जो भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को कला की पढ़ाई से वंचित रखा जा रहा है। ऐसे में बेरोजगार कला अध्यापकों को रोजी रोटी कमाने के लिए जूझना पड़ रहा है और परिवार का भरण पोषण करने में परेशानी उठानी पड़ रही है। भारद्वाज ने कहा कि यदि सरकार जल्द बेरोजगार कला अध्यापकों के पदों को भरने का फैसला नहीं लेती है तो भविष्य में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हमें जो है कला का प्रशिक्षण किया हुआ जो है लगभग जो है 2 दशक हो गए। 20 सालों से हम जो है रोजगार के लिए जो है इंतजार कर रहे थे, लेकिन जो है जब जो है 2017 तक जो है कला अध्यापक के पद जो है बढ़ते रहे। अभी जो है जब से भाजपा सरकार आई 3 सालों में से जो है कला अध्यापक का एक भी पद नहीं भरा गया। C&B में जो है 4 कैटेगरी आती है, जिसमें जो है कला अध्यापक और शारीरिक शिक्षक का आज तक जो है एक भी पद नहीं भरा गया। अभी हाल ही में जो है बजट सत्र में जो है CM साहब ने जो है 4000 पद जो है विभिन्न श्रेणियों में जो है भरने के लिए बोला गया। कला अध्यापक और का जो है एक भी पद जो है पता नहीं चल पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी और जो है मुख्यमंत्री जी, वित्त विभाग उन्हीं के पास है, शिक्षा विभाग जल्द से जल्द जो 500 पदों के लिए शिक्षा विभाग से जो है वित्त विभाग को गई है उसको जो है जल्दी से जल्दी जो है नोटिफिकेशन निकाले, और जो 1574 पद मिडिल स्कूलों में खाली चले हुए हैं जहां पर सरकार ने RT एक्ट का हवाला दिया है, जहां पर 100 संख्या होगी उसको बजट सत्र में जो है निरस्त करे, और जहां 30 एक बच्चा भी हो वहां पर कला नई शिक्षा नीति के तहत जो है कला विषय को जो अनिवार्य बनाया गया है। तो हम सरकार से जल्द जो है मांग करते हैं कि इन खाली पदों को भरने की जो है निरंतर आगे कोई यथावत भरे, नहीं तो आने वाले समय में हम जो है धरने पर भी बैठ सकते हैं। वहीं शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने नियमों के तहत कला अध्यापकों की भर्तियां किए जाने की बात कही है। देखिए, हमने उनके पदों को भरने के लिए संस्तुति भेज दी है और आगामी आने वाले समय में वो हम करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाएं बेहद महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए बोर्ड परीक्षाओं के लिए निर्धारित तिथि पर ही परीक्षाएं ली जाएंगी, चाहे कोई भी विद्यार्थी कोविड-19 पॉजिटिव ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि परीक्षा देने आने वाले बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इस दौरान किसी बच्चे में बुखार या जुकाम के लक्षण पाए जाते हैं तो उस स्थिति में ऐसे बच्चों को अलग कक्ष में बैठाया जाएगा। परीक्षा केंद्रों में कोविड-19 को लेकर जारी SOP का बखूबी पालन किया जाएगा। बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें जब भी जिस तिथि को एग्ज़ाम होना है उस तिथि को हम एग्ज़ाम लेंगे, चाहे बच्चा कोविड पॉजिटिव भी निकल जाए या बच्चे थर्मल स्कैनिंग के बाद उनको लगता है कि टेम्परेचर है या जुखाम है तो उनके भी हम लेंगे, लेकिन उनको अलग कक्ष की व्यवस्था की जाएगी और उसमें जो SOP गाइडलाइंस के तहत
कैसे उनका एग्जामिनेशन लेना है, क्या सावधानियां रखनी है, इन्विजिलेटर को क्या सावधानियां रखनी है, और उनका पैकेट भी कैसे पैक करना है, अलग से पैक करना है, उसका प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो जाए बाद में, ये सारी बातें ध्यान में रखी जाएंगी, लेकिन एग्ज़ाम होगा। शिमला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष यशवंत छाजटा ने जिला कार्यकारिणी को भंग किए जाने की घोषणा की है। यशवंत छाजटा ने बताया कि जल्द ही जिला की नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिसमें नए व ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा, ताकि वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि जो सदस्य किन्हीं निजी कारणों से संगठन की गतिविधियों में भाग नहीं ले पा रहे थे, उनकी सेवाएं अन्य माध्यम से ली जाएंगी। जिला शिमला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण की जो कार्यकारिणी है, कल हमारे अध्यक्ष महोदय ने इसको भंग करने की स्वीकृति दी। इसका मेन उद्देश्य जो है वो पार्टी के अंदर नए लोगों को, ऊर्जावान लोगों को जो है वो सम्मिलित करने का है। आने वाले 2022 के जो चुनाव है उसको मद्देनज़र रखते हुए पार्टी की गतिविधियों को तेज़ करने के लिए, और जो लोग, कुछ लोग जो हैं जो किन्हीं कारणवश अपने निजी किन्हीं कारणवश जो है पार्टी की गतिविधियों में ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे थे, तो हम उनको भी जो है वो सम्मानपूर्वक जो है इस उनके पद से जो है भार मुक्त करेंगे, और उनकी जो सेवाएं हैं वो किसी और तरीके से जो है पार्टी में लेंगे। और जो लोग, कुछ लोग जो हैं, जो ऊर्जावान, जो लोग पार्टी में नया जोश भरना चाहते हैं, लोग नए जुड़ना चाहते हैं, ताकि उनको भी पार्टी में सम्मिलित किया जाए। और आने वाले समय में मैं अभी पूरे सभी ब्लॉकों का जो है दौरा करूंगा, और वहीं पे सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से, पार्टी के नेताओं से डिस्कस करके जो है जल्दी से जल्दी आने वाले समय में जो है नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी संघ ने बैंक प्रबंधन से कर्मचारियों की लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष प्रेम कौशल और महासचिव अनिल चौहान ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि बैंक कर्मचारी काफी समय से 4/9/14 का लाभ 9/10/2012 में दिलवाने के लिए बैंक प्रबंधन से मांग करता आ रहा है, लेकिन बैंक प्रबंधन कर्मचारियों की मांगों को अनसुना कर रहा है। कर्मचारी संघ का कहना है कि हिमाचल सरकार ने अपने कर्मचारियों को 4/9/14 का लाभ 9/10/2012 से दिया है, तो बैंक इसे अपने कर्मचारियों को देने में आनाकानी क्यों कर रहा है। आज हमारी कार्यकारिणी की शिमला में बैठक हुई। कोरोना काल के काफ़ी अंतराल के बाद हमें अपनी एक कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई, जिसमें हमारे विभिन्न मुद्दे जो है पेंडिंग पड़े थे मैनेजमेंट के साथ, उनके ऊपर विस्तृत चर्चा हुई। जिसमें हमारा प्रमुख मुद्दा था, हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों को 4/9/14 का लाभांश दिया है, तो वो हमारे को अभी तक 2019 से बैंक ने हमारे को दिया, जबकि हमारे जो लाभ मिलते हैं ये हिमाचल प्रदेश सरकार की तहत मिलते हैं, जबकि वहाँ पर 2012 से मिला है। हमारा निदेशक मंडल से दोबारा अनुरोध है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और इसे 2012 से लागू किया जाए। दूसरी मांग थी हमारी कि हमारे बहुत से कर्मचारी पार्ट टाइम और डेली बेसिस लगे हैं, जो किन्हीं कारणों से रेगुलर नहीं हो रहे हैं। रजिस्ट्रार महोदय के अप्रूवल के तहत ही उन्हें रखा गया था, पर आज के दिन में हम मुख्यमंत्री से भी आग्रह कर बैठे और सहकारिता मंत्री से भी आग्रह किया। उनके आदेश देने के बावजूद भी हमारे रजिस्ट्रार महोदय उसको अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। ये एक गंभीर विषय है, तो हम आपके माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से उनको एक आग्रह करना चाहते हैं कि इसे तुरंत ही किया जाए, ताकि कर्मचारियों को संघर्ष का रास्ता ना अपनाना पड़े। हमारी एक और मुख्य मांग थी, जिसमें ग्रेजुटी एक्ट का संशोधन 2018 से लागू हो गया है। बैंक अपने बोर्ड से निवेदन करता है कि बैंक के कर्मचारियों को, क्योंकि हमारे जो छोटे बैंक है, कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, अपने ARDB बैंक है, जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, उन्होंने ग्रेजुटी एक्ट को लागू कर दिया गया है। हम उनका अग्रणी संस्थान है, तो हम चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों को भी इसका ग्रेजुटी का लाभ जो है 4/9/18 से हो।
स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर शहर के लोगों को जागरूक करने के लिए अब नगर निगम शिमला स्वयं सहायता समूह की मदद ले रहा है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सभी वार्डों में घर घर जाकर लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक कर रही हैं। समूह से जुड़ी महिलाएं लोगों को बता रही हैं कि कैसे उन्हें गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग देना है। कूड़े के बेहतर निष्पादन के संदर्भ में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुए नगर निगम शिमला ने लोगों को जागरूक करने का फैसला लिया है। नगर निगम द्वारा स्वर्ण जयंती घर घर स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। 15 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं निगम के सफाई कर्मचारियों के साथ घर घर जाकर लोगों को गीला व सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा करने के बारे में जागरूक करेंगी। अभियान के बारे में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से शिमला के रोटरी टाउन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लोगों के साथ कैसे जानकारी साझा करनी है इसके बारे में बताया गया। इसके साथ ही महिलाओं ने फील्ड में आ रही अपनी समस्याओं को भी अधिकारियों के साथ साझा किया। नगर निगम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी चेतन चौहान ने कहा कि शिमला में स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान चल रहा है, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई हैं। उन्होंने बताया कि अभियान को लेकर रिव्यू बैठक बुलाई गई थी, जहां पर महिलाओं से फीडबैक लिया गया। जैसे आपको पता ही है कि हमारा जो राज्य है इस बार 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और स्वर्ण जयंती वाला हमारा ये है। और ये जो है 25 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक ये एक स्वर्ण जयंती घर घर स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ हमारे माननीय यूडी मिनिस्टर श्री सुरेश भारद्वाज जी ने लीनी में किया था 25 जनवरी को। वहाँ पे हम सब ने एक ओथ ली थी कि हम स्वर्ण जयंती घर घर स्वच्छता सर्वेक्षण में पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो सर्वेक्षण था ये 3 फेज़ में चलेगा, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 में। इसमें ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्कर्स हैं, एक एक जो महिला है ये हमारे गार्बेज कलेक्टर के साथ एक एक जैसे वार्ड में इनको एरिया डिवाइड किया गया है, वहाँ पे जाके गार्बेज कलेक्टर के साथ ये जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि हर घर से कूड़ा जो है वो सेग्रीगेट हो रहा है या नहीं हो रहा है 100%, क्योंकि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो हमारा एक्ट है उसमें जो कंपोनेंट है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये घर से ही शुरू होता है सेग्रीगेशन। तो अगर हम ये इसको 100% अचीव कर पाते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो आज उसी के लिए आज हमने यहाँ पे रिव्यू मीटिंग बुलाई है। आज जो है हम 35 महिलाएं यहाँ पे आई हैं सर्वेक्षण इसके लिए, और उनसे हम और उनमें फील्ड में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और क्या क्या उसमें बाधाएं हो रही हैं, तो उनका आज ये जायज़ा लिया जा रहा है। और जैसे कि इनको जो है प्रतिदिन 250 रुपये का राशि भी दी जाती है घर घर जाके करने के लिए, और साथ में इनको एक वहाँ पे फॉर्म दिया जा रहा है जो वहाँ पे वो फॉर्म फिल करके लेके आएंगे। तो आज उसकी यहाँ पे रिव्यू मीटिंग हो रही है। नगर परिषद घुमारवी जल्द ही सफाई कर्मचारियों को आवास की सुविधा देगी। यही नहीं, शहर के सौंदर्यीकरण के लिए बेहतर प्लान के साथ काम करेगी। घुमारवी में लगातार 5वीं बार नगर परिषद अध्यक्ष पद का दायित्व संभाल रही रीता सहगल ने बताया कि घुमारवी क्षेत्र के हर वार्ड में नए पार्कों का निर्माण किया जाएगा ताकि बच्चों को खेलने के लिए बेहतर जगह मिल सके। यही नहीं, वार्डों में पहले से बने पार्कों की भी सुध ली जाएगी। इसके अलावा सीवरेज व्यवस्था को मजबूती देने के लिए नगर परिषद बेहतर प्लान के साथ आगे बढ़ेगी। शहरी क्षेत्र के हर घर को सीवरेज से जोड़ा जाएगा। वहीं रीता सहगल ने कहा कि शहर के लोग गृह कर का भुगतान समय पर करें। घुमारवी नगर परिषद के अध्यक्ष रीता सहगल ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि शहर का सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों को गति देना उनकी प्राथमिकता रहेगी। रीता सहगल ने लगातार 5वीं बार उन्हें अध्यक्ष चुनने के लिए नगर परिषद के पार्षदों व जनता का आभार व्यक्त किया। सहगल ने कहा कि शहर के सौंदर्यीकरण के लिए घुमारवी के सीर खड्ड पुराने पुल का क्षेत्र, टिकरी में हेलीपैड के क्षेत्र, कल्याणा में चहड़, बजोहा में पार्क व घुमारवी में सोसाइटी के साथ का क्षेत्र, मेला ग्राउंड, दकड़ी के पार्किंग क्षेत्रों का विशेष रूप से विकास किया जाएगा। उन्होंने सीपीएस व पूर्व विधायक राकेश धर्माणी का धन्यवाद किया, जिन्होंने बैडमिंटन कोर्ट व पार्क के लिए नगर परिषद को 1 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाया था। रीता सहगल ने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र की सभी सीमाओं पर एंट्री गेट बनवाए जाएंगे व वन महोत्सव के दौरान सीमाओं पर ऑर्नामेंटल प्लांट लगाए जाएंगे। नगर परिषद के कार्यालय व रहन बसेरा का नवीनीकरण कर कार्यालय में आगंतुकों के लिए प्रतीक्षा कक्ष की व्यवस्था
की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर के सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की सफाई कर पीने योग्य पानी के लिए विकसित किया जाएगा। रीता सहगल ने कहा कि नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों के लिए अलग ड्रेस कोड बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के हर घर को सीवरेज से जोड़ा जाएगा। ग्रेडिंग या लेवल की समस्या को देखते हुए कुछ क्षेत्र में सीवरेज के छोटे ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। जिन लोगों ने सीवरेज का कनेक्शन नहीं लिया है वह IPH विभाग को आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पानी की सप्लाई हर घर में सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए हर वार्ड में पानी के ओवरहेड टैंक बनाए जाने के लिए संबंधित विभाग को प्रपोजल भेजी जाएगी। शहरी क्षेत्र में बिजली की वोल्टेज को देखते हुए नसवाल में बिजली की सप्लाई के लिए 33 kV सबस्टेशन को 132 kV किए जाने व शहर में बड़े स्तर के ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए सरकार व संबंधित विभाग से मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि गर्मियों के मौसम को देखते हुए शहर में स्थानीय लोगों के सहयोग से वाटर कूलर स्थापित किए जाएंगे। नगर परिषद क्षेत्र में जहां भी जरूरी है सुलभ व आधुनिक शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। धन्यवाद करके जिन्होंने मुझे 5वीं बार नगर परिषद में चुनकर भेजा। मैं अपने सम्मानीय सभी पार्षदों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे फिर से अध्यक्ष बनने का मौका दिया। पार्क बने हैं उनको डेवलप करने के लिए उनमें बैठने की व्यवस्था बनाई जाएगी। बच्चों के लिए झूले व स्लाइडर की व्यवस्था की जाएगी जहाँ पर बच्चे खेल सकें और एक बड़े स्तर का जिम भी स्थापित किया जाएगा जहाँ पर बच्चे अपना जो है अभ्यास कर सकें। पार्किंग के लिए जो है हर वार्ड में छोटे स्तर पर जो है पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। स्थान चिन्हित है वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी करें। रेडी फड़ी के लिए जो है अलग से व्यवस्था की जाएगी। स्ट्रीट लाइट जहाँ पर नहीं पहुँचती है वहाँ पर जो है सोलर लाइट की व्यवस्था की जाएगी। शहर में 2-3 जगहों पर जो है हाई मास्क लाइट की व्यवस्था भी की जाएगी। ये जो है नगर परिषद द्वारा जो है नई दुकानों का निर्माण किया जाएगा। जहाँ पर सरकारी ज़मीन उपलब्ध होगी वहाँ पर दुकानें बनाई जाएंगी। लोगों से आग्रह है कि जैसे लोग सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग दे रहे हैं उसी तरह जो है कांच की वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं व दवाइयाँ अलग अलग रखें जिन्हें जो है नगर परिषद के कर्मचारी अलग अलग तिथियों पे लेंगे। की सीमाओं पर जो है एंट्री गेट लगाए जाएंगे। वन महोत्सव के दौरान ऑर्नामेंट प्लांट लगाए जाएंगे। शहर से भांग हटाकर वहाँ पर फूल लगाए जाएंगे। नगर परिषद के कार्यालय और रहन बसेरा का नवीनीकरण कर कार्यालय में एक वेटिंग रूम की व्यवस्था की जाएगी। शहर के सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की सफाई करके जो है पानी पीने योग्य उनको विकसित किया जाएगा। पानी की सप्लाई जो है हर घर तक सुचारू रूप से पहुँचे, इसके लिए जो है हर वार्ड में ओवरहेड टैंकों की व्यवस्था करवाई जाएगी। आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीरों के बलिदान के इतिहास से युवा वर्ग को रूबरू करवाने के उद्देश्य से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रिज मैदान पर आयोजित चित्र प्रदर्शनी का समापन हो गया। प्रदर्शनी के समापन अवसर पर पहुंचे उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने समय समय पर ऐसे आयोजनों को करवाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि युवा पीढ़ी को आजादी की लड़ाई के इतिहास से अवगत करवाया जा सके। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 12 तारीख से जो है 4 दिन की प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई थी जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के उत्सव में उपलक्ष्य में लगाई गई थी। तो उसी का जो है आज लास्ट दिन था, तो लास्ट दिन का क्लोजिंग के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और यहाँ पे जो है हम जो हमारा लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर और फील्ड आउटरीच ब्यूरो ने जो है दोनों ने यहाँ पे बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगाई है। इसमें जैसे हमने देखा है यहाँ पे कि एक जो हमारे लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर ने यहाँ पे जो स्टेट से रिलेटेड जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में काफ़ी अच्छी प्रदर्शनी लगाई। बहुत रेयर फ़ोटोज़ लगाए हैं जो वैसे जो है वो ये फ़ोटोज़ आर्काइव में होते हैं और आम जनता को ये एक्सेसिबल नहीं होते, तो वो यहाँ पे लगा के आम जनता को उनके बारे में काफ़ी एजुकेट किया गया है। उसी के साथ जो है हमारा जो फील्ड आउटरीच ब्यूरो है उन्होंने भी जो हमारे नेशनल लेवल के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, गांधी जी हैं, आपके सुभाष चंद्र बोस जी हैं, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, तो उनके बारे में भी बहुत ही विस्तृत जो यहाँ पे
एग्जीबिशन लगाया, फ़ोटो एग्जीबिशन लगाया, उससे लोगों को काफ़ी जो है यहाँ पे बेनिफिट मिला, काफ़ी नॉलेज मिला और इसमें जो है लोगों ने इसको काफ़ी अप्रिशिएट भी किया। तो ये दोनों ही विभागों ने जो है बहुत ही सराहनीय कार्य किया और इसको जो है लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा दोनों विभाग से कि ये ऐसे इवेंट्स और करें ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, चाहे स्टेट के हैं चाहे नेशनल हैं, उनके बारे में पता चले, हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चले, हमारे रूट्स के बारे में पता चले और वो समझ सके कि हमें जो आज़ादी मिली है वो आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। कई हज़ारों लोगों, लाखों लोगों ने जो है इसमें कुर्बानी दी है, हज़ारों लाखों लोगों ने जो है कई तरह की यातनाएं सही हैं, तो उसके बाद हमें जो है ये आज़ादी मिली है। तो ये हमारी जो युवा पीढ़ी है, ये संदेश उन तक जाना चाहिए और ताकि वो भी समझ सकें कि आज़ादी का महत्व हो, ताकि वो भी समझ सकें। तो इसलिए मैं दोनों विभागों का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा एग्जीबिशन यहाँ पे आयोजित किया और अगर ऐसे इवेंट्स और भी हों और इसमें युवाओं को अगर एंगेज किया जाए तो वो इसका और भी पर्पस जो है वो सार्थक सिद्ध होगा। थैंक यू। जिला शिमला के रोहड़ू उपमंडल में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। बता दें कि संदासू से 1 किलोमीटर आगे खटोच ढांग के पास मारुति कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई है। हादसा देर रात का बताया जा रहा है। डीएसपी रोहड़ू सुनील नेगी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मृतकों में से एक युवक रोहल और दूसरा युवक लडोट का है। यहाँ पे ये संदासू से थोड़ा आगे आकर के जो है ये रात को जो है एक्चुअली हमें सूचना मिली थी, इनके पत्नी है जो मृतक हुए हैं यहाँ पे और प्रवीण है, तो ये रोहल के रहने वाले, बेसिकली शिमला में रहते हैं। तो इनकी पत्नी ने 112 में फ़ोन किया था, तो वहाँ से फ़ोन आया था कि कहीं ये गाड़ी में किसी लड़के के साथ ये जा रहे हैं। तो इसके बाद तो इनके जो फादर हैं और इनके मामा भी जो है आए थे। फिर हमारे थाने वालों ने भी जो है कर्मचारियों ने आकर के रात को यहाँ पे इनकी तलाश करी। यहाँ पे इस तरफ भी आए थे वो, लेकिन यहाँ पे रात को क्या हुआ कि ये जो जगह जहाँ से ये गाड़ी गिरी है, यहाँ से नीचे को गैप होने की वजह से दिखता नहीं है, ये नदी में गिरी है। और सुबह फिर पुणे जब फिर मैंने भी जो है इसका पता किया, लोकेशन वगैरह पता करके, इनकी पत्नी का मुझे फ़ोन आया था। उसके बाद हम इनकी तलाश दोबारा कर रहे थे सुबह। तो प्रातःकाल यहाँ पे जो ये गाड़ी आप यहाँ देख रहे हैं इस जगह पे, तो ये गाड़ी यहाँ पे गिरी हुई पाई गई नदी में, ऊपर में। और इसमें 2 युवक, प्रवीण के साथ जो है दूसरा मुकेश नाम का युवक है, जो यहाँ पे दोनों इस गाड़ी में गिरे हुए नदी में और मृत पाए गए दोनों। तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि रात को ये जो है कहीं इधर को आए, इस तरफ को चिड़गांव से, और चिड़गांव से आकर के मेरे ख्याल से तेज़ रफ्तारी में होने के कारण ये गाड़ी यहाँ से गिरी है। और इस हादसे में जो है ये एक दर्दनाक हादसा है, इसमें जो है इसमें दोनों युवकों की मृत्यु हो गई है दुर्भाग्यवश। नूरपुर की कोपडा पंचायत में पिछले कुछ दिनों से तेंदुए के आतंक से गांव के लोग सहमे हुए हैं। बता दें कि तेंदुआ क्षेत्र के कई पालतू पशुओं को अपना शिकार बना चुका है, जिससे गांववासी काफी परेशान हैं। लोगों की समस्या का समाधान निकल सके, इस मकसद से एसडीएम नूरपुर डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर वन विभाग की टीम व पंचायत प्रधान के साथ कोपडा पंचायत पहुंचे और वन विभाग को उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। मुझे आज पता चला कि मेटी और सलगोड़ गांव में जो है पिछले 2-3 दिनों से तेंदुआ यहाँ पर आ रहा है। एक जो है पेट एनिमल को, कुत्ते को उठा लिया था और 2 गायों को जो है उन्होंने बाघ ने अटैक करके मार डाला है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी मेरे साथ में हैं। मैंने डीएफ साहब से बात की, उन्होंने कहा है कि हम इस इलाके में एक केज स्थापित करेंगे, हो सकता है कि उसमें हम उसको पकड़ पाएँ। सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि शाम को अंधेरा होने के बाद जो है घरों से बाहर ना निकलें, अपने घरों में सुरक्षित रहें। और डिपार्टमेंटली डीएफओ साहब को बोलकर मैं इसमें कुछ अच्छे वे निकालने का प्रयास करेंगे। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।